कितना तो कभी कैसे बात से करेगा चलो ये सारे सभी बड़े हो गए तो और करेंगे संख्या की कदम आज उसकी नहीं आया होगा उसके बाद जो सदस्य होगा भाई तो जो कहते हैं सनर रिलेशनशिप ऑप्शनल ट्रांसलेशन के रिलेशनशिप नाउ और ये क्या है इन्वॉल्वमेंट मतलब मैकेनिज्म ऑफ द रिलेशनशिप में आगे इन्वॉल्व कैसे है उस केस में इसको इस कारण में डेवलप कर pattern of economic response on stress economic relationship of so and seven कोई ना थोड़ा हम ये हेल्थ सेक्टर स्टार्ट किया था नॉर्मली बॉडी में स्ट्रेस होने कैसे रेस्पॉन्ड की कौन से हार्मोन डेवलप किए कौन से सिस्टम में सिंथेटिक वैक्सीन ये सब रेस्पॉन्स है इकोनॉमिक रिलेशनशिप में कहलाता है कैसे रेस्पॉन्ड करेगी तीन सीरीज अलार्म रेजिस्टेंस है एक्स जब साउंड इरिटेटिंग लगे समझ नहीं है सुन में मिक्स की अच्छा आगे ऐसा लगता है alarm tradition is up. Alarm नाम से निकला आपको alarm. Alarm मतलब क्या है? Alertness है. Alarm मतलब है. Alertness यहाँ body alert हुई जब भी खतरे की alert हुई. Tension या anxiety body alert state में है. या या flight in the oceans या सामने में ये बात हो. Body stress वाला ना सीमित करनी. या वहाँ से क्या क्या मतलब ये इसका इससे सिस्टम जो है रेजिस्टेंस हमसे निकला है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस मतलब क्या हुआ कि बॉडी जो भी टेंशन वाली सिचुएशन आ रही उस टाइम में क्या हुआ बॉडी में रेस्पॉन्स फाइट का रेस्पॉन्स है अब बॉडी स्ट्रेस आ रही है कर रही है वापस उस सिचुएशन में नॉर्मलाइज करने की कोशिश की रेजिस्टेंस के तो इस पर फाइट एंड फाइट स्ट्रेस वाला जो रेजिस्टेंस है ना सिचुएशन में इसी तरह बॉडी वापस नॉर्मलाइज करने से नॉर्मलाइज इसमें एक्चुअली मेरे में देखने को मिलेगा इवेंट्स लगा अच्छा डायरेक्ट होता है एग्जॉस्ट होने का मतलब कंप्लीटली थक जाना हार तो बड़ी कोशिश करेगी करने का कोशिश करेगी और इससे सब लोग ना ताकत में होगी सिंगल टाइम से नहीं सामने का ये alat menyesuaikan kita optimis meski ada extra tension dan stress anxiety अब मेरे सिस्टम के मेरे सारे हार्मोन रिलीज है सर हार्मोन रिलीज है और हार्मोन में दो मेरे पार्ट्स और एलिवेट और ये दोनों फ्लाई के रेस्पॉन्स फ्लाई के रेस्पॉन्स विंडो से और इसी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ेगा हार्ट रेट बढ़ेगी क्योंकि एडिशन बीमारी सारे बहुत सारे मल्टीपल सिस्टम सुनने से साइलेंस कर देते हैं मिले कि जब भी सिंपल अलार्म नहीं सुना आपको मैं याद रखना कि जब भी कोई खराब हुआ बताया स्ट्रेस बता स्ट्रेस टेंशन ऐसा स्ट्रेस है तो बॉडी फॉर सॉल्व कैसे इसी में मैंने सिस्टम को आगे रहती सिर्फ सिस्टम का काम होगा फाइल पर फाइल फाइल पर फाइल करना तो चलिए एलबी डाला चाहिए एलबी डाला चाहिए सप्लाई डाला चाहिए सारी चीजें बड़ी इंक्रीज ये सारी चीजें तो फाइल में क्या करना है कौन सी चीज का होता है क्या करना है सिस्टम का आजू बाजू को इसके अलावा सेकेंडरी की सुविधा से सिस्टम क्या है और ये तो मतलब सिस्टम पढ़िए होगे या पढ़ोगे सेकेंडरी क्या सेकेंडरी पढ़िए या पढ़ोगे पढ़िए नहीं पढ़ मान लो नहीं पढ़ सिस्टम ये अरे दादा लोग नहीं वाले मैं स्क्राइब कर रहा हूं वो कहना मेरा सिस्टम नहीं वाला बोल दिया कुछ कुछ समझ नहीं उसका चीज है कि शादी का कुछ नाम कुछ नाम थोड़ा चीज क्या नाम है ये हां ये भी मतलब मतलब ध्यान रखना कोई सुनो समझ का क्या देना कोई ध्यान नहीं है तो वाले इंसान अपना बाजू से समझ शरीर को आगे से ले लिया और ये मतलब काट जैसे
That's really nice. Well, you guys can something you know. See everything in the way with it's a bit also considered like what is the so that comes to be the what I mean the follow having somebody have a race like that. This is that. But most of the so business things, and this is different now. What you can go on the capacity, we accept it. So we express a current. What is the result of the physical nervous system is doing about to speak the body about solution to the about normalize analysis, normalize analysis, in the body, it's probably the first conditions of friends and kilos. Sanity of us, not miss the body. It is very fixed now. Yeah, not much time. Governments conscious saya punya teman saya sila bisa jadi lain so we can small it up so we can some situation di sini ada sih sebenarnya kalau sesuatu tapi berapa वो कंडीशन धीरे धीरे कोई या कंप्लीट की हट गई है पता चला कि बस सोचिए में इस बॉडी का वापस स्पीच सॉरी से यस तो दूसरे रेजिस्टेंस स्टेटमेंट्स भी नया करना है कि प्री स्ट्रेस वाली कंडीशन में बॉडी को वापस लाना है और उस बॉडी को वापस इस स्टेट में डालने के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बनाओगे पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन में होता है और इन सारे एलिमेंट कॉन्शियस को वापस वन में दिखा अगर सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में होता है रेजिस्टेंस वाले पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम में होता है सिम्पैथेटिक बॉडी कॉन्शियस का लगभग बढ़ाता है बॉडी वाइटल ऑर्गन की सप्लाई और रेट्स बढ़ाता है और इसको पैरासिम्पैथेटिक वो सब इंक्रीज है तो नॉर्मलाइज है तो टेस्ट नहीं होगा तो क्लास ही होगा क्योंकि तो मुश्किल से आ गया है बता दें कि टेस्ट देने की छुट्टी पे गए इससे टेस्ट वाले कैसे होगा ये पाए लोग ऊपर में इधर तो बता रहे अच्छा आगे गए लोग नहीं है सेक्रेटरी कोई ना वो कौन से दिन में स्क्रीन में गए क्या मतलब ये तरह है जैसे सर की यूजर पर सब इसका मीनिंग का बिना कुछ लोगों को है तो बेटा खाली टाइम लोगों नीचे में अभी मिल से दो तीन बार पढ़ो और मैंने दो तीन सारी आपको मीटिंग हो गए थे नो सर तो जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम है सर ने डिस्क्राइब किया था नॉर्मल मीटिंग रिस्पांस टू स्ट्रेस बॉडी का नॉर्मल स्ट्रेस किस अलग पड़े स्पेशली these are those amazing नाम से निकला एक्सेस समझाने का मतलब है बॉडी का जो भी एनर्जी लेवल का सब्सटेंस है जिसने स्ट्रेस वगैरह से सामना किया था वो सारी खत्म हो गया यानी कि गोला मारू ध्यान रखनी लगेगी गोला मारू ध्यान सब खत्म होने वाला है सही तो बात बात है आ माने का दैट नो दैट नाउ दैट इज और दोस्तों से सारा सारा हुआ क्योंकि लगातार लंबे समय तक अगर स्ट्रेस वाला रहेगा तो बॉडी एक्टिव नहीं कर पाएगी और अगर एक्टिव नहीं कर पाएगी तो बॉडी को करने के लिए स्ट्रेस यहाँ होगा इसे से मशीन बॉडी को रिलीज करने के लिए कॉम्बैट यानी कि टेंशन लगातार बना हुआ है तो सस्टेन में बॉडी के पास स्ट्रेस एनर्जी बॉडी में एनर्जी लेवल देगा में लगातार टेंशन को चेक करके बॉडी तक चाहिए क्या टेंशन का सिस्टम नहीं कर टेंशन का सामना नहीं कर पाएंगे और इस स्टेज में ही मैं बहुत सारे मल्टीपल डिसऑर्डर ऑफ हेल्थ कंडीशन होने के चांसेस होने का डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन हो सकता है डायबिटीज डिजीज हो सकती है एंजाइटी डिप्रेशन हो सकता है एंजाइटी डिसऑर्डर और डिप्रेशन हो सकता है तो ये सारे डिसऑर्डर डेवलप होने के चांसेस लगातार टेंशन कंटिन्यू टेंशन 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 बड़े बाद सारे सोचें स्ट्रेस और टेंशन का सामना करते करते खत्म होने को आए थे अब और स्ट्रेस का सामना करने की हिम्मत नहीं रही
जब हिम्मत नहीं होगी तो हार मान के सरेंडर करेगी और जब सरेंडर करना होगा तो सदा मिल गया, वो सदा कोई डिजीज लागू देगी और डिजीज कार्डियक डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। हम बुला बस तो डेफिनेशन उसको सही करेंगे उनको से दिखा दुनिया के सब ये तो ड्रैगन actually the red is general adaptation syndrome developed by Hans Selye or we had a normal physiological response to stress, normal physiological response to stress. These are the harm, resistance, and those. Alarm warning, the people to come what is the alert, the specific systems. The security systems may have we have stress is a micro and micro force. About it, so you have a these are personally the best Sporting strategies, countries, maybe already become already. Are to all stress something in your check. Stress something that might be no medium diseases, or diseases, hypertension, cardiac disease, like disorder, depression, yes, all the most. So that again, you want the crisis. Crisis is not what they want. Crisis is about that. कि जो भी स्ट्रेस वाली सिचुएशन आई उसको अपना बॉडी माइंड हैंडल नहीं कर तो हैंडल करना मतलब छोटी सी Whereas in the para, stress excessive making our body, hobby management, hobby management, crisis situation management, situation, but इतना टाइप वाली है जहाँ स्ट्रेस लेवल टेंशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है उसमें ज्यादा बना हुआ तो क्राइसिस सिचुएशन का किस कोई ये मुझे स्ट्रेस इवेंट resulting from the infection of the event that is of a mechanism जो भी स्ट्रेस वाला स्टिमुलाई उसका हॉबी मैकेनिज्म का सामना होगा हॉबी मैकेनिज्म फैल रहा है हॉबी मैकेनिज्म फैल रहा है कि इंसान ने क्या कि साहब ने तेरे का इस स्ट्रेस में इंसान सीवियर एंजाइटी और स्ट्रेस से पकड़ लेगा इस सिचुएशन क्या कहते हैं क्राइसिस क्राइसिस स्ट्रेस ना हो सकता है स्ट्रेस ना हो सकता है ना सोच क्राइसिस हो क्राइसिस सिंपल वर्ड में बोले तो इम्बैलेंस बिटवीन स्ट्रेसफुल इवेंट और हॉबी मैकेनिज्म और हॉबी मैकेनिज्म क्या होते हैं जिसको हम मेंटल मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म शिeld डिफेंस मैकेनिज्म इंस्टिंक्ट यूज करते हैं कि अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जिंदगी में बहुत सारे बहाने तरीके अपनाते हैं जिससे स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी रिड्यूस उससे स्ट्रेस टेंशन एंजाइटी रिड्यूस होता है जैसे आपने बहुत सारे टेंशन में पढ़े थे तो हमने देख लो कोई एग्जाम दे गया एग्जाम अच्छा नहीं हुआ सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप में से आज मैंने पढ़े तो सोशल मीडिया या पढ़े हो ऐसे पढ़ो और पता लगा और सिलेक्शन नहीं हुआ तो ये आप बहुत टेंशन में नहीं हो उसके लिए एक्सप्लेन करो ठीक है भाई ya computer kita akan kita kita sebenarnya ini kalau kelas ini juga kita akan kita ini slide kelas dari kita akan kelas penting सबसे पहले क्या है मैंने सबसे ज्यादा ये सब कैसा है तो माने ना देखो ना काम डिजाइन की भाई हां कैसी होती थी बहुत सारे अब क्राइसिस के टाइम पे मैट्रिक्स क्राइसिस क्या हो नाम से क्या मैट्रिक्स में क्राइसिस का समझ में मैट्रिक्स बोलो बोलो हां मैट्रिक्स में क्या मैट्रिक्स में क्या है हाँ तो छोटे मैट्रिक्स क्या होता है इसमें से इंसान बड़ा होता है जिंदगी में अलग अलग शैतान से देता है शादी करे शादी की क्राइसिस है in this case, the person lacking attachment and expressing no responsibility when that battle is necessary. नई जिम्मेदारियां नए नए चैलेंज जिसके कारण इंसान एडजस्ट नहीं हो पाता और वो है देखो भाई मैरिज पहले तो ये नहीं होता पहले दो मियां के बीच में होते थे दोनों और दोनों सिर्फ दोनों काम थे कभी खाना बनाए तो कभी पानी पी काम चला लेते और जब मर्जी तब सोए जब मर्जी तब कोई रुकने की कोशिश कर रहा था मैं भावना से अब ये तो चलते नहीं तो कैसे होगा तो साथ में अब साले सब चीज अब चीज में चाहिए क्या अब मैं ऐसे कैसे पहले खराब वीडियो की मेरा बच्चा हाथ से नहीं लगे आज की आप तो
ऐसे कौन सा संसार को लोग मालूम मैं अपनी बात नहीं मैं यहाँ रहा है वैसे ना उसके बाद ना ऐसा कुछ भी शेड्यूल बना हुआ है स्लो में हाथ में खाने के साथ बड़े अभी जा रहा है और इधर कोई नहीं दमे नहीं है तो काम ही नहीं तो अपने बना हुआ है समझ में नहीं आ रहा तो पूरा चल रहा है पहले क्या असर नहीं है बेटर ये भी एक क्राइसिस है क्योंकि दूसरा हमने बात देखने हम टाइम से रोटी का मोटे कुछ का ये भी एक क्राइसिस है एडोलेसेंट स्टेज भी एक क्राइसिस है मल्टीपल हार्मोन का लेवल उतना डाटा इंक्रीज हो रहा है सर्टेन कंट्रोल का चेंजिंग प्रोसेस चलते जाते हैं तो समझ में नहीं आ रहा कि मामला क्या है ये एडोलेसेंट इस फेज में कहीं गलत तरीके वाला क्लास होगा और फिर बचपन ये सारा सिचुएशन इसी में आता ये मैथ्स में क्राइसिस है एग्जांपल से क्या करना है कुछ ना ये तो बोलो इधर एग्जांपल में ट्रेडिशनल क्राइसिस हमको याद रखना है कि पहले बड़े हुए एडोलेसेंट मतलब प्योरिटी में बोलते हैं मुस्लिम एक्सपेरिमेंट से बात शादी भी बचाओ ये सारे चीजें और बहुत ही करना पड़ता है ये सारे चीजें मैथ्स थिंग्स है आपने मैथ्स का मतलब होता है कि एक जैसे चेंजिंग प्रोसेस होगा अलग अलग तरह के इसमें सॉरी सिचुएशन आते हैं तो तुमको ये सब सिचुएशन हैंडल करनी है तुम लोग यहाँ से निकल गए कुछ लोग यहाँ तक पहुँच गए कुछ यहाँ तक भी पहुँच गए है ना क्या करना है मेरे से ये दूसरा आता है सिचुएशन क्राइसिस नाम से सिचुएशन स्पेशल मतलब है because we by unanticipated stressful events and conditions हमने anticipate नहीं किया सडन कोई सिचुएशन आई सडनली सिचुएशन आई होता है जिसको हमें कोई पता नहीं था मैं सबसे पहले सडन कोई सिचुएशन आ गई और सडन सिचुएशन बड़े ध्यान से मुझे कर दिया होता होगा बच्चा और अच्छा भी नहीं रहा है फिर काम भी ये भी एक मैसेज है सडन इतनी उम्मीदें पाल दी मैं सपने पाले थे बच्चा होगा बेबी वाली होगा वो नाम का सोचा फिर काम मिला है इसका लगा है सर्वाइवल के लिए पेरेंट्स स्वाप स्ट्रेस रहता है सिचुएशन जैसे हम किसी का सडनली किसी डेथ होता है प्रॉब्लम है या कोई कॉमिक इलनेस का डायग्नोस होता है ये भी है इसके अलावा आज से हम अलग ये वाला मामला की उम्मीद है इसके अलावा पूरा परफॉर्मेंस का ये भी सिचुएशन 8 महीने की मेहनत हो रही है रिजल्ट आया काम नहीं थोड़ा तो होता है इस सिचुएशन इसका कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आता है होता नहीं क्या कहलाएगा सिचुएशनल क्राइसिस मैचुरेशन तो एजिंग प्रोसेस के कारण धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे सिचुएशन वाला किसी का सिचुएशन आ रही है जिसमें दूसरा बॉडी इनने सगाएगा उसका ना फिर मेरे को फ्यूचर में डेथ होगा या बच्चा अपनी काम होना या फिर डायवोर्स या फिर एग्जाम हुआ तो या देख लिया ये से सारे एग्जाम स्टूडेंट इसे फिगर होगा तो बोल रहा है क्या वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या भैया दिक्कत है चेक करो वही करना है हमसे इतनी लेट आए हो यार नहीं सर नीचे से भी कर रहे थे अरे बच्चे लोग आवाज अब आ रही है क्या अरे तुमको नहीं है आज ये नया ढंग क्यों लगा खराब अब आवाज आ रही है कोई बोलो बोलो नहीं लिख के बताओ अरे बच्चे आशीष बोलो जल्दी बताओ आवाज आ रही क्या तुम आशीष हो क्या सुनो अब आवाज क्लियर है क्या क्लियर है क्या आप लोग नहीं बताओगे ये लोग बताए ढूंढ रही है भाई इको सिस्टम को कम कर दो कोई ढंग से कर रहे हैं भाई कर रहे हैं कमेंट देख लेना जी अब हो गया फिर तीसरा क्राइसिस है सोशल क्राइसिस का मतलब है कि द एक्सटर्नल अनकॉमन एंड अनइंस्पेक्टेड एंड मल्टीपल लॉसेस ये जरूरी नहीं है कि ये क्राइसिस हर किसी के साथ हो ये बहुत अनकॉमन है हर बार क्राइसिस कॉमन है कैसे होगा हां इसके अलावा इसको हम दूसरे नाम में बोलते हैं क्रिटिसिस क्राइसिस है दूसरा क्रिटिसिस ये सिचुएशन जब है कि मल्टीपल जाएगी बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है और वो कौन कौन से है वो है नेचुरल डिजास्टर वायलेंस वार ये वाले कि बाढ़ भूकंप या फिर लड़ाई हो गई लड़ाई दो कंट्रीज की लड़ाई दो कम्युनिटीज की लड़ाई दंगे हो गए कोरोना हाँ जी अरे भाई अब आवाज कम गूंज रही है या ज्यादा गूंज रही है कि उतनी ही गूंज रही है इन तीनों में से कौन सा है सर अब आ रही है सर ठीक भाई थैंक यू जेम्स विलियम्स तो तीन तरह के क्राइसिस देखे थे
जिसमें पहला था मैचुरेशनल क्राइसिस। मैचुरेशनल क्राइसिस, जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाएगा, बचपन से बड़ा, वैसे सडन अलग अलग कंडीशन आती रहेगी। प्यूबर्टी हो सकती है, एडोलेसेंस फेज हो सकती है, मैरिज हो सकती है, पेरेंटहुड हो सकता है, या फिर रिटायरमेंट हो सकता है। फिर आता है दूसरा सिचुएशनल। सिचुएशन में सडन कोई सिचुएशन अराइज हो गई है, एग्जाम में फेल हो गया, किसी की डेथ हो गई, डिवोर्स हो गया, ये सारे क्या कहलाएंगे? सिचुएशनल। फिर आता है आपका सोशल क्राइसिस, और सोशल क्राइसिस को हम एडवेंटिशियस क्राइसिस कहते हैं। यहाँ जो भी नेचुरल डिजास्टर है, वार है, वायलेंस है, इसके कारण मल्टीपल लोगों की जाने जाएगी, बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है, ये वाला क्राइसिस सोशल क्राइसिस कहलाएगा। हो गए 3 क्राइसिस, याद हो जाएंगे क्या? और जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम में याद रखना है कि हैंस सेली ने डेवलप किया है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू स्ट्रेस है, और इसकी 3 फेजेस है। अलार्म फेज में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन है, जिसमें फ्लाइट एंड फाइट का होगा। दूसरी वाली स्टेज रेजिस्टेंस स्टेज है, जिसमें पैरासिम्पैथेटिक होगा, बॉडी को वापस नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जाएगी। और जो तीसरी स्टेज है वो एक्सॉशन फेज है। और एक्सॉशन फेज में क्या होगा? जब लगातार क्रॉनिक स्ट्रेस बना रहेगा तो बॉडी के सारे रिसोर्सेज, एनर्जी लेवल सब डिक्रीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और फाइनली बैटरी डाउन हो जाएगी। ये 3 थे। फिर क्राइसिस आ गया। क्राइसिस में भी 3 तरह के क्राइसिस है, तीनों के नाम याद रखने हैं, एग्जांपल याद रखने हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट के स्टेजेस की बात करें तो मेनली 4 स्टेज में इसको डिस्क्राइब किया गया है। एक है प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज का मतलब है प्री क्राइसिस फेज है। ये क्या फेज है? ये प्री क्राइसिस फेज है। तो प्री क्राइसिस फेज में क्या करना है कि क्राइसिस हुआ नहीं है, उससे पहले की जो प्रिपरेशन है वो फेज क्या है? प्री क्राइसिस फेज कहलाएगी। वही जो दूसरी फेज है वो एक्यूट फेज है, यानी कि अब क्राइसिस आ चुका है, ये क्राइसिस स्टेज कहलाएगी। एंड जो थर्ड फेज है वो क्रॉनिक फेज है, और क्रॉनिक फेज को हम रेस्पॉन्स फेज बोलते हैं। यहाँ क्राइसिस आ चुका है और अब हम क्राइसिस को कैसे रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, वो फेज क्रॉनिक फेज कहलाएगी। एंड लास्ट फेज है वो रेजोल्यूशन फेज है, यानी कि पोस्ट क्राइसिस फेज है। जो भी क्राइसिस था वो अब धीरे धीरे चला गया है, कम हो गया है। तो कोई बार भूकंप आया, लोग डूबे, घर बह गए, तो सारे लोगों को रेस्क्यू करके सेपरेट जगह पे ले जाके नॉर्मलाइज किया गया है। वो वाली फेज आपकी रिजोल्यूशन फेज कहलाती है। धीरे धीरे वापस उस एरिया को नॉर्मलाइज करने की कोशिश जारी है, वो रिजोल्यूशन फेज की पोस्ट क्राइसिस फेज। तो 4 फेजेस में याद रखना है। प्रोड्रोमल वाली तो प्री क्राइसिस है, एक्यूट वाली क्राइसिस स्टेज है जिसमें क्राइसिस हुआ है, और जो क्रॉनिक फेज है उसमें क्राइसिस रेस्पॉन्स है कि क्राइसिस हो गया, उसमें हमारा रेस्पॉन्स क्या था? जैसे भूकंप आया, बहुत सारे घर ढह गए और बहुत सारे लोग दब गए, तो अब उस रेस्पॉन्स फेज में सारे लोगों को रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू करने का जो प्रोसेस चलता रहेगा काफी दिनों तक, वो क्रॉनिक फेज है। और फाइनली रेजोल्यूशन फेज है, जो पोस्ट क्राइसिस फेज है। यहाँ क्राइसिस में फंसे लोगों को सबको निकाल लिया गया है, रेस्क्यू कर लिया गया है, अब प्रॉपर वापस रिहेबिलिटेशन की कोशिशें चल रही है, वो फेज रेजोल्यूशन फेज कहलाएगा। फिर आएगा क्राइसिस इंटरवेंशन। क्राइसिस इंटरवेंशन में करना क्या है? तो क्राइसिस इंटरवेंशन को क्या करोगे? क्या करोगे रे? यहाँ क्राइसिस हम मेनली भूकंप वाले नहीं देखेंगे, यहाँ क्राइसिस साइकोलॉजिकल बेस्ड वाले देखने हैं। और साइकोलॉजिकल क्लास क्राइसिस को देखेंगे तो इंसान का कोपिंग मैकेनिज्म का लेवल असेस करेंगे, इंसान की सेफ्टी पे ध्यान देंगे, सेफ्टी 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 है। उसके अलावा अल्टरनेटिव वे क्या है कि पेशेंट स्ट्रेस को अच्छे से हैंडल कर सके, या फिर उसको अल्टरनेटिव मेथड्स, रिलैक्सेशन टेक्निक्स स्ट्रेस और टेंशन को हैंडल करने की सिखाना है। ये सब क्राइसिस इंटरवेंशन में आएगा। तो 4 फेजेस लिख लो, स्टेजेस और फेजेस बोल सकते हैं इसको। एक प्रोड्रोमल है, एक एक्यूट फेज है, एक क्राइसिस फेज है, और एक रिजोल्यूशन फेज है। होगा? अच्छा, यो चिंतन में क्यों हो? क्राइसिस में हो क्या है? इतने का चिंतन कर रहे हो? चिंतन करने जैसा कुछ नहीं है उसमें। हम्म? कैसे होगा ये सोच रहे हो? है? अरे होगा होगा, सब होगा। क्राइसिस इंटरवेंशन देखो, तो क्राइसिस ताली क्यों बजा रहे हो? ताली बाज। क्राइसिस इंटरवेंशन में सबसे पहले तो हमको प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, जिसको डिफाइन दी प्रॉब्लम बोलते हैं। यहाँ कि क्राइसिस किस वजह से है, प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है यूजिंग एक्टिव लिसनिंग एंड एम्पैथी यूज करनी है। जब भी पेशेंट कोई भी जो भी क्राइसिस में है उसकी बात को सुनना है विद एम्पैथी। 2 चीजें आपको बता रखी है, एक सिंपैथी और एक एम्पैथी। सिंपैथी क्या है, एम्पैथी क्या है? तुम तो ये बता दो, तुमको पेशेंट के लिए सिंपैथेटिक होना चाहिए या एम्पैथेटिक होना चाहिए? Nurse should always be empathetic for his or her patient. Empathetic रहना है, sympathetic नहीं रहना है। Sympathy is just simply बुरा हुआ, ये sympathy है। Empathy का मतलब मैं समझ सकता हूँ आप किस केस से गुजर रहे हो। पेशेंट के जैसा फील करने की कोशिश करना है, उसकी जगह पे रखे। Fitting into someone else shoe क्या कहलाता है? Empathy। अरे किसी और के जूते में अपना पैर फिट करना क्या कहलाता है? Empathy कहलाता है। यानी कि एक दुख किसी और का है और वो कंप्लीटली उसकी जगह खुद को रख के फील करना क्या कहलाएगा? Empathy कहलाएगा। तो nurse should always be empathetic, याद रखना empathetic। Sympathy का मतलब होता है just simply feeling sad for someone, और एम्पैथी का मतलब है कि कंप्लीटली पेशेंट की जगह, जिस लोग जो दुख में है उनकी जगह खुद को रखते हुए पेशेंट के इमोशन को अंडरस्टैंड करना है, वो एम्पैथी कहलाएगी। तो जब भी कोई समस्या है पेशेंट की बात, हमारा एक ही काम होता है कि बीच में ना बोल, एक्टिवली लिसनिंग है, सिर्फ सिर्फ सुनना है और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है और एम्पैथी के साथ सुनना है। इसके अलावा दूसरा चीज कि पेशेंट की सेफ्टी, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी। दूसरा सेफ्टी का ख्याल रखना है, और सेफ्टी का मतलब है पेशेंट को सेफ प्लेस पे लेना है, इमीडिएट हार्म वाली कंडीशन से विड्रॉ करना है। दोनों खतरा चाहे खुद से हो या दूसरों से हो, ये ध्यान रखना है। तीसरा सपोर्ट प्रोवाइड करना है। तो सपोर्ट
एम्पैथी शो करते हुए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। क्या करना है? एम्पैथी शो करते हुए साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं आपके साथ, जो होगा देख लेंगे, सब सही होगा। मैं समझ सकता हूं अभी आपके साथ क्या बीत रही हो। ये सब वर्ड है ना, यही वर्ड हौसला देंगे उसको, हौसला। तो यही देना है कि प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड सपोर्ट। दे पाओगे सपोर्ट? वाह। तो पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि समस्या क्या है भैया। तो जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाएगी तो पेशेंट की सेफ्टी को इंश्योर करना है, सपोर्ट प्रोवाइड करना है। और सेफ्टी में हमेशा ख्याल रखना है कि वो उस एनवायरमेंट से कंप्लीटली पेशेंट को दूर करना है जहां उसको इमीडिएट खतरा हो। खतरा चाहे कैसा ही हो, बहुत स्ट्रेस और एंजाइटी के कारण या तो खुद को हार्म पहुंचा सकते हैं या दूसरों से खतरा हो सकता है। तो उस सिचुएशन में पेशेंट को सेफ्टी पहुंचानी है। जैसे कोई झगड़ा हो गया, झगड़ा का मतलब कम्युनल वायलेंस हो गया है। कम्युनल वायलेंस का मतलब क्या है? दो ग्रुप में झगड़ा, हिंदू मुस्लिम लड़ाई, कैसे दंगे इंडिया में फेमस होते हैं, फालतू के दंगे। उसमें क्या, उसमें सेफ्टी इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी कैसे है? अगर कोई फीमेल है तो भीड़ से दूर ले जानी है, दूसरों से खतरा हो सकता है। या कोई घर में फंसा हुआ है, उसको खतरा हो सकता है, क्यों? खुद से भी हो सकता है, वो खुद को भी मार सकता है, क्योंकि उसको पता है बाहर जाएंगे तो दूसरे मार देंगे। तो खुद से भी खतरा और दूसरों से भी खतरा, तो उस सिचुएशन से पेशेंट को आउट करना है, वो है इंश्योर क्लाइंट सेफ्टी। तीसरा, क्लाइंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है, एम्पैथी के साथ सुनना है और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है। तीसरा चीज और क्या आएगा? अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या है? तो एनकरेज द क्लाइंट टू एक्सप्लोर ऑप्शन फॉर न्यू वे ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम। मान लो कोई समस्या है तो पेशेंट के पास और समाधान क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है। अल्टरनेटिव वे क्या हो सकता है? मान लो कहीं दंगा हुआ है, अब पेशेंट घबरा रहा है कि मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ, यहाँ तो रहूंगा तो मुझे मार दिए जाएंगे, मुझे मार देंगे, मुझे बहुत खतरा है। तो अल्टरनेटिव वे क्या है? तो अल्टरनेटिव वे यही है कि पेशेंट को सोचना होगा और पेशेंट को हमें मोटिवेट ही करना है कि भाई साहब आप बताओ कि आपको क्या लगता है कि बेटर प्लेस कौन सा हो सकता है। उसके अनुसार पेशेंट को सपोर्ट करते हुए पेशेंट को सेफ प्लेस पे लेके जाने का है। तो वो एग्जामिन अल्टरनेटिव है। इसके बाद प्लान बनाना है। पेशेंट ने अल्टरनेटिव बता दिया कि ये हो सकता है, तो अब उस पे प्लान बनाना है कि उस सिचुएशन से निकालने का प्लान क्या होगा। तो प्लान बना लो और उस प्लान को एग्जीक्यूट कर दो। यही क्राइसिस इंटरवेंशन है। तो सिंपल सी चीजें हैं कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, पेशेंट की सेफ्टी इंश्योर करो और पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करो, अल्टरनेटिव वे कोपिंग का देखो और प्लान बनाओ और प्लान को एग्जीक्यूट करो। ये है क्राइसिस इंटरवेंशन। तो क्राइसिस में आपको याद रखना है कि मेनली तीन तरह के क्राइसिस है: मैथुरेशनल, सिचुएशनल, सोशल। सोशल क्राइसिस आल्सो नोन एज एडवेंटिशियस क्राइसिस। और सोशल क्राइसिस में होगा वार, वायलेंस, अर्थक्वेक, फ्लड, ये सब भूकंप ये वाले। इसके अलावा जो मैथुरेशनल है, मैथुरेशनल का मतलब है धीरे धीरे इंसान जैसे जैसे बड़ा होता है, प्यूबर्टी, एडोलेसेंट फेज, शादी हुआ, बच्चा हुआ, रिटायरमेंट हुआ, ये वाले क्राइसिस आएंगे। और जो सिचुएशनल क्राइसिस है, वो सडन कोई सिचुएशन अराइज हो गई है, क्रॉनिक इलनेस है, किसी की डेथ हो गई, ये सब क्राइसिस किसमें आएगा? सिचुएशनल क्राइसिस में आएगा। अब आएगा आपका ग्रीफ। ग्रीफ क्या है? ग्रीफ, कोई भी नुकसान हुआ है, कोई भी दुख हुआ है, उसमें हमारा इमोशनल रिएक्शन क्या है? कुछ भी लॉस हुआ हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो, पर्सनल लॉस हो, इमोशनल लॉस हो, उसमें हमारा रिएक्शन कैसा है, वो क्या कहलाएगा? ग्रीफ कहलाएगा। तो ग्रीफ इज एन रिएक्शन टू सिग्निफिकेंट लॉस। ग्रीफ इज ए नॉर्मल रिएक्शन या इमोशनल रिएक्शन टू लॉस। ग्रीफ को दूसरे वर्ड में बोले तो इमोशनल रिएक्शन टू लॉस, इमोशनल रिएक्शन टू लॉस। तीन चीजें होगी, एक ग्रीफ होगा, एक बिरेवमेंट होगा, एक मॉर्निंग होगा। ग्रीफ, बिरेवमेंट एंड मॉर्निंग। बिरेवमेंट क्या है कि बिरेवमेंट इज द सिचुएशन इन व्हिच अ लव्ड वन हैज डाइड एंड ग्रीफ इज द रिस्पांस टू दिस लॉस। बिरेवमेंट वो दुख की घड़ी है कि किसी के फैमिली में किसी की डेथ हो गई और वो शोकाकुल। बिरेवमेंट का हिंदी में मतलब होता है शोकाकुल, यानी कि शोक वाली घड़ी है, दुख की घड़ी, कि अब किसी की फैमिली में डेथ हुई है तो सारे लोग बिरेवमेंट में है, यानी कि सारे लोग शोक में है। वो वाली कंडीशन बिरेवमेंट कहलाती है। और बिरेवमेंट मेनली क्या कहलाता है? पीरियड आफ्टर लॉस ड्यूरिंग व्हिच ग्रीफ एंड मॉर्निंग अकर्स। ये दुख की घड़ी है। बिरेवमेंट वो दुख की घड़ी है जो किसके कारण हुई है? वो लॉस के कारण हुई है। और अब इस लॉस के कारण हुई है, लॉस हुआ है, तो इंसान ग्रीफ में होगा और मॉर्निंग होगा। ग्रीफ मतलब इमोशन शो करेगा और इमोशन शो करने के तरीके को ही हम बोलते हैं मॉर्निंग। क्या बोलते हैं? मॉर्निंग। अब मॉर्निंग क्या है? मॉर्निंग आउटवर्ड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ है। जो इमोशन अंदर भरे हैं उनको बाहर निकालना है। तो इमोशन क्या शो करेगा? किसी की अगर फैमिली में किसी की डेथ हुई है, फ्रेंड की डेथ हुई है, तो हम शो कैसे जताते? तो शो कैसे जताए जाएंगे कि उसके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे होते हैं घर वाले, या फिर अलग अलग तरह के कल्चर वाइज, कस्टम वाइज, ट्रेडिशन वाइज कपड़े पहनते हैं। कोई ब्लैक क्लॉथ पहनते हैं, कोई व्हाइट कपड़े पहनते हैं अंतिम संस्कार में, या जो भी दुख की घड़ी जब तक चलेगी उस शोक में कोई अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाएंगे। या फिर क्या करेंगे? उसकी मेमोरी में स्टोरी शेयर करेंगे, लगाते हैं लोग अपने स्टेटस पे, कोई व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाता है, कोई अलग तरह के सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाएगा, उसकी मेमोरी शेयर करेगा। तो ये दुख जताने का एक तरीका है। तो मॉर्निंग क्या है? तो मॉर्निंग से याद रखना है, मॉर्निंग एक दुख जताने का तरीका है कि यहाँ इंसान जो चला गया उसकी याद में दुख को कैसे जता रहा है, ये मॉर्निंग कहलाएगा। वहीं जो बिरेवमेंट है, बिरेवमेंट इज टाइम पीरियड ऑफ ग्रीफ। मेनली याद रखना है, बिरेवमेंट का मतलब होता है दुख की घड़ी, दुख का समय, कि अभी किसी की फैमिली में डेथ हुई है, इसका मतलब है उस फैमिली के लिए वो दुख का समय है, तो दुख का समय बिरेवमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बिरेवमेंट कहलाएगा। और ग्रीफ इंसान का नॉर्मल रिएक्शन होता है जब कोई भी लॉस हो उसको, तो उसका वो रेस्पॉन्स ग्रीफ कहलाता है। तो तीन चीजें आपको याद रखनी है, ग्रीफ, बिरेवमेंट एंड मॉर्निंग। ग्रीफ, बिरेवमेंट एंड मॉर्निंग। ग्रीफ को याद रखना है इमोशनल रिएक्शन टू लॉस या इमोशनल रेस्पॉन्स टू लॉस। उसके बाद आएगा बिरेवमेंट। बिरेवमेंट इज टाइम पीरियड ऑफ ग्रीफ बोल दो, या टाइम पीरियड आफ्टर दी ग्रीफ।
जो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, किसी की डेथ हुई है, वो दुख की घड़ी क्या कहलाएगी, दुख का समय जिसमें सब शोकाकुल होते हैं, दुखी होते हैं, वो बिरेवमेंट कहलाएगा। और उस दुख की घड़ी में हम शोक कैसे जता रहे हैं, दुख को कैसे शो कर रहे हैं, वो मॉर्निंग कहलाएगा। और उसमें अलग अलग ट्रेडिशन के अनुसार, कल्चर के अनुसार, रिलीजन के अनुसार अलग अलग तरह के कपड़े पहने जा सकते हैं। कई कम्युनिटी में ब्लैक कपड़े पहनते हैं, कई वाले व्हाइट पहनते हैं, कोई अलग तरह के पहन सकते हैं। इसके अलावा जो इंसान चला गया है उसकी याद में उसकी स्टोरीज शेयर करना, मेमोरी को शेयर करना, ये सब चीजें क्या कहलाता है, मॉर्निंग कहलाता है। तो 3 वर्ड का मीनिंग खपड़िया में घुसना चाहिए कि grief, normal emotional response to loss, while bereavement is the time period of grief, and mourning is the process in which how individual shows their emotion in response to loss, like wearing clothes according to custom, tradition and religions, sharing memories, ये सब क्या कहलाएगा, mourning कहलाएगा। क्या मामला है, सब ठीक, उदास रहे लग रहे हो, ठीक है सब मामला। हो गया। तो अभी तक तुमने आज जो पढ़ा उसमें बेटा बताओ, एग्जाम्पल बताओ, किसका बताओगी, तुम तो सिर्फ बताओ रेजिस्टेंस फेज ऑफ जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, बोलो रेजिस्टेंस फेज में क्या क्या होता है, सोचो सोचो। हाँ, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जिसमें बॉडी वापस प्री स्ट्रेस वाली कंडीशन में लाने की कोशिश करेगी, वो क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस फेज कहलाएगा। अलार्म वाले में सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगा, और सिंपैथेटिक बॉडी में जब भी स्टिमुलेट होता है, फ्लाइट एंड फाइट, बॉडी के सारे सिस्टम की फंक्शनिंग बढ़ेगी, वाइटल ऑर्गन में ब्लड सप्लाई बढ़ेगी, उनकी रेट्स बढ़ेगी, क्योंकि बॉडी को ज्यादा सप्लाई, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कैलोरी चाहिए, तो सारी चीजें इंक्रीज होगी। और वहीं दूसरा जो पैरासिम्पैथेटिक है वो रेजिस्टेंस फेज में एक्टिवेट होगा, ये बॉडी को वापस प्री स्ट्रेस वाली स्टेज में लाने की कोशिश करेगा। और तीसरा एग्जॉशन फेज है, जब सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, एनर्जी खत्म हो जाएगी, तब वाली बॉडी की स्टेज है एग्जॉशन फेज। हो गया लिख के तीनों, अरे हुआ क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया, नहीं आया होगा। सुनो, ग्रीफ का मतलब है कि जब भी इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ चला जाता है, लॉस का मतलब क्या है कि हमारी प्यारी चीज जिंदगी में कुछ भी प्यारी हो सकती है, फैमिली मेंबर हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, कुछ भी, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, या कार किसी की फेवरेट हो सकती है, एक्सीडेंट हो गया, कार खत्म हो गई पूरी, दोबारा बन गई हो, तो कोई भी ऐसा लॉस, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो कोई भी ऐसा लॉस उसके बाद, और ये स्पेशली मेनली नियर और डियर वन से रिलेटेड ज्यादा रहता है, क्योंकि इमोशन ज्यादा अटैच किससे होता है, इंसानों से होता है, तो मेनली इंसानों पे लागू होगा। और फिर बहुत सारे लोगों को जिंदगी की भौतिक सुख सुविधा वाली चीजों से भी बहुत ज्यादा लगा होता है, तो जब वो प्यारी चीज उससे दूर चली जाएगी तो हमारा इमोशन तो आएंगे ना, हमें दुख तो होगा। तो जो नॉर्मल इमोशन आने का प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, ग्रीफ कहलाता है। अब ग्रीफ हो गया, दुख की घड़ी है, दुख है, तो क्या होगा, 3 तरह की चीजें देखने को मिलेगी। ग्रीफ तो एक खुद हो गया, दूसरा है बिरेवमेंट। बिरेवमेंट को हम बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ ग्रीफ। टाइम पीरियड, वो दुख की घड़ी, उस दुख की घड़ी में इंसान जिस तरह से अपना इमोशन शो करेगा वो मॉर्निंग है, और उस दुख की घड़ी को हम क्या बोलेंगे, दुख के समय को हम क्या बोलेंगे, बिरेवमेंट बोलेंगे। तो 3 चीजें ऐसे से याद रखनी है। इसके बाद DSM-5 के अनुसार प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ किसको कहा गया है, प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ का मतलब क्या है। अब ये DSM किससे आ गया बेटा, DSM क्या है रे बालिका, तुम बताओ, तुम तीनों में से कोई भी बता दो मेरे को, नए नहीं हो, आज नहीं आए हो, कल नहीं आए हो, तीनों में से कोई भी बोलो, नीचे ना देखो, तुम, हाँ तुम्हारी लाइन को बोल रहा हूँ मैं। DSM लिखा हुआ है, इसका फुल फॉर्म क्या है, आप नए हो कि नए नहीं हो ना, आप नए नहीं हो ना, नए हो, नहीं हो, नए हो, तो हाँ या ना तो बोलो, नए हो, अरे बोल ही नहीं रहे, ठीक है पुराने बताओ पड़ोसी। DSM क्या है बेटा, तुम बताओगे, बोलो, अरे बोलो, अरे बोल दो भाई, तुम बोलो, तुम भी नए हो, हाँ नए तो नहीं हो ना, हाँ बोलो, कुछ तो ठीक ही बोले हैं। अरे DSM पूरी साइकेट्रिक बीमारियों को क्लासिफाई करने के 2 क्लासिफिकेशन फॉलो किए जाते हैं, एक है DSM, दूसरा है ICD, दूसरा है ICD। DSM है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, और ये दिया अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने, ये है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, ये दिया WHO ने। इतनी सिंपल सी चीज याद नहीं है, काय बेटा, काय याद नहीं है तुमको, बालिकाएं लिखने में लगी है, अरे लिख के करोगे क्या जब याद नहीं करोगे, लिखे हुए दे दूं मैं, हैंड रिटन याद कर लो, कर लोगे, हाँ सिर्फ लिखना ही मकसद है तो लिखे हुए नोट्स में दे दूंगा, अगर याद नहीं करना है तो लिखे हुए काम के नहीं है बालक। इसके अलावा प्रोलॉन्ग का क्राइटेरिया क्या होगा, नाम से दिख रहा है आपको, प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर है, यानी कि इंसान का इमोशनल रेस्पॉन्स बहुत लंबे समय तक है। किसी की फैमिली में डेथ होगी, वो 1 साल तक लगातार रोज रोज आ रहे हैं घर में, सारे मेंबर घर में, या कोई मेंबर किसी की डेथ के बाद लगातार 1 साल तक रोज आ रहा है, दिन में 10 बार बैठ कर होता है, ये प्रोलॉन्ग ग्रीफ कहलाता है। द बिरेवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ ए पार्टनर, पेरेंट, चाइल्ड और अदर लव्ड वन, द डेथ एट लीस्ट 12 months ago of a person who was close to beloved individual। फैमिली में किसी की डेथ हुई, क्लोज रिलेटिव की डेथ हुई, या क्लोज फैमिली मेंबर की डेथ हुई, डेथ को 1 साल हो गया, उसके बावजूद अभी भी उनकी याद में रोहित रोना धोना चल रहा है, ये क्या कहलाएगा, ये प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर कहलाएगा। वहीं और चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट, ये 6 month के लिए है। अगर कोई अडल्ट किसी की डेथ के बाद 12 महीने बाद भी अभी तक रोना धोना जारी है, तब वो प्रोलॉन्ग कहलाएगा।
और अगर किसी की फैमिली मेंबर में डेथ के बाद अगर कोई बच्चे या एडोलेसेंट 6 महीने तक या 6 महीने बाद सिर्फ रो रहे हैं तो भी वो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ रिएक्शन कहलाएगा। तो अडल्ट के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग क्राइटेरिया है। बच्चों के लिए 6 मंथ है और अडल्ट के लिए 12 मंथ है। तो किसी की भी फैमिली में डेथ हुई तो बड़े अडल्ट लोग 12 महीने के बाद भी, 1 साल के बाद भी अभी भी रोना धोना जारी है तो वो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ रिएक्शन कहलाएगा। वहीं अगर किसी की डेथ के बाद बच्चे या एडोलेसेंट डेथ के 6 महीने के बाद भी रोना धोना जारी है तब वो प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ रेस्पॉन्स कहलाएगा। तो 2 कंडीशन याद रखना है कि प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ कब कहलाएगा। हो गया भाई? अरे हुआ क्या? क्या हुआ? तुमने दिवाली के पटाखे और दिए बुझा दिए, वैसे आग भी खत्म हो गई तुम्हारी। बुझ गई वो आग, बुझ गई वो आग जिसमें लाख रुपए वाली थी वो। क्या है, लगी नहीं रही है? हालात नाजुक लग रहा है। अंगूठा ना चूस बेटा, अंगूठे पे नमक लगाना पड़ेगा नहीं तो कल। कि आग लगा लो सीने में जब तक तुम्हारी इस आग के अनुसार तो 20,000 नहीं आए। तो लाख रुपए भाई बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो उसके लिए वो आग भी ज्यादा होनी है, मेहनत भी ज्यादा चाहिए, मोटिवेशन भी ज्यादा चाहिए ना। तो इतनी सुस्त पुस्त काय पड़े हुए हो जाएगा, पढ़ते रहो रे, खुश रह के किया गया सारा काम अच्छा होता है। मजबूरी समझ के नहीं करना है। टाइप्स की बात करें तो एंटीसिपेटरी ग्रीफ क्या है? एंटीसिपेटरी ग्रीफ क्या होगा? नाम दिख रहा है एंटीसिपेटरी ग्रीफ, एंटीसिपेशन करना। एंटीसिपेट करने का मतलब होता है अंदाजा। क्या अंदाजा था हमें कि ऐसा होने वाला है, वो ग्रीफ क्या कहलाएगा? एंटीसिपेटरी। ये ग्रीफ कब होगा? जब पता है फैमिली में किसी को क्रॉनिक डिजीज है, कैंसर है, अब पता है डॉक्टर ने बताया है साल 2 साल निकालेंगे या 6 महीने निकालेंगे, तो ये हमें पता है 6 महीने बाद वो दुख की घड़ी आने वाली है। ये ग्रीफ कौन सा कहलाता है? एंटीसिपेटरी ग्रीफ कहलाता है कि अंदाजा था, आइडिया था कि इतने समय बाद ऐसा होने वाला है, वो एंटीसिपेटरी ग्रीफ कहलाएगा। दूसरा था कन्वेंशनल ग्रीफ। कन्वेंशनल ग्रीफ का मतलब क्या है? कि इट इज प्राइमरी एसोसिएटेड विद ग्रीफ दैट इज एक्सपीरियंस फॉलोड बाय लॉस। ये नॉर्मल, ये ग्रीफ कैसा है? जो नॉर्मल कोई भी लॉस हुआ कन्वेंशनल है। कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल होता है, और ट्रेडिशनल का मतलब है जब भी कोई भी लॉस होगा उसके पीछे जो हमारा ग्रीफ होगा वो कन्वेंशनल ग्रीफ कहलाएगा। तो एंटीसिपेटरी ग्रीफ में कि क्रॉनिक इलनेस थी, एग्जांपल में लिख सकते हो कि कोई फैमिली मेंबर को कैंसर था और एक्सपेक्टेड था कि 6 महीने 1 साल और निकालेंगे, उसके बाद वो दुख की घड़ी आने वाली है, वो एंटीसिपेटरी ग्रीफ है। पर कन्वेंशनल ग्रीफ ये नॉर्मल है, कोई भी लॉस के बाद जो एक्सपेक्टेड इमोशनल रेस्पॉन्स होगा वो कन्वेंशनल ग्रीफ कहलाएगा। क्या समस्या हो गई? लिख लिए? इतनी गर्दन नहीं हिलाते भाई, गर्दन अकड़ जाएगी, अटक गई है। जब अटक जाएगी तो सांस अटका सकती है गर्दन। सर्वाइकल बहुत डेलिकेट टाइप की हड्डियां होती है, छोटी छोटी, अगर वो कटक से खिसक गई तो मामला गड़बड़ कर सकती है। बहुत डेलिकेट सी बोन होती है सर्वाइकल में। हाँ है, क्या कहना चाह रहे हो? अच्छा कहना चाह रहे हो का है? हो गया भाई? अरे हो गया। एंटीसिपेटरी का मतलब है अंदाजा था कि आगे चल के ऐसा होगा। बालिके फोन अंदर रख दे बेटा। तुम क्या देख रहे थे? बीच वाले क्या देख रहे थे? फोन कौन था? एंटीसिपेटरी का मतलब था सिचुएशन का अंदाजा है। कन्वेंशनल ट्रेडिशनल है, कोई भी तरह का लॉस हो उसमें जो हम ग्रीफ में रिएक्शन करेंगे वो वाला कन्वेंशनल ग्रीफ कहलाएगा। अब भाई साहब ग्रीफ को रिएक्शन को कुबलर रॉस ने डिस्क्राइब किया, ये तुम सबको पता है, डाब डा है। कुबलर रॉस ने दिया, किसने डिस्क्राइब किया? थ्योरी ऑफ ग्रीफ बोलते हैं इसको, और ये कुबलर रॉस ने दिया। किसने दिया? कुबलर रॉस। और इसको तुम याद रख सकते हो डाब डा, डाब डा। तो कुबलर रॉस थ्योरी ऑफ ग्रीफ है कि जब भी कोई ग्रीफ होगा, लॉस होगा, इंसान का रिएक्शन और रिस्पॉन्स कैसा कैसा होगा, ऐसा बताया कुबलर रॉस ने। तो कुबलर रॉस के अकॉर्डिंग इंसान सबसे पहले डिनाइल करेगा, नहीं हाँ नहीं ये हो नहीं सकता, ये वाला डिनाइल है। फिर गुस्सा, व्हाई मी, अरे मैं ही क्यों, ये गुस्सा है, मेरे साथ ही क्यों, ये वाला गुस्सा एंगर कहलाता है। फिर तीसरा बार्गेनिंग, अरे भगवान कुछ समय और दे दो, कुछ समय और दे दो, बार्गेनिंग है, मोल भाव करना। ये मोल भाव भगवान के साथ किया जाएगा, ये बार्गेनिंग में आएगा। फिर डिप्रेशन, जब सारे हाथ पे मार लिए, गुस्सा कर लिया, झुटला लिया, गुस्सा कर लिया, मोल भाव कर लिए, अब धीरे धीरे एक्सेप्टेंस में आएगा और गुस्से में डिप्रेशन में जाएगा। डिप्रेशन में होने के सिम्टम दिखते हैं विथड्रॉल, आइसोलेशन, बिल्कुल बात नहीं करना दूसरों से, अकेला बैठा रहना, ये सिम्टम शो होंगे। और फाइनली एक्सेप्टेंस है,
कि अब तो जाना पड़ेगा, जो हो गया वो हो गया, जाने वाली सिचुएशन है। तो आप देखो, पहला है डिनाइल। डिनाइल में हमें क्या देखेंगे भाई साहब, शॉक एंड डिसबिलीफ वाली सिचुएशन है कि विश्वास ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता था या हो गया है, तो विश्वास ही नहीं करना और नहीं वाला चीज है। द रेस्पॉन्स में बी वन ऑफ नो, इट कांट बी ट्रू, नहीं ये सच नहीं है, ये हो नहीं सकता, ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है, डिनाइल कहलाती है। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी लाइन में आता है, एग्जाम्पल अलग हो सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुबलर रॉस ए पर्सन इन ग्रीक सेइंग दैट नो इट कांट बी ट्रू, नो इट कांट बी ट्रू एंड नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। तो सीधी सीधी बात है, ये डिनाइल है, डिनाइल नहीं। तो ये कोई भी है, ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन हमारा बॉडी और माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता, जो ज्यादा तकलीफदायी होती है, ज्यादा तकलीफ देने वाली होती है, उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उसी को डिनाइल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिनाइल। एग्जाम्पल डिनाइल के बहुत सारे पता है तुमको। पेट में दर्द हुआ, हॉस्पिटल गए, सोनोग्राफी कराई, ओहो लिवर कैंसर स्टेज 3। भाई साहब जैसे ही सोनोग्राफी की रिपोर्ट बताएंगे कि ये तो लिवर कैंसर है 3rd स्टेज में, कोई मानेगा ही नहीं कि अरे भाई काय का कैंसर है, कुछ नहीं था, आज ही पहली बार पेट में दर्द हुआ, सीधा कैंसर और स्टेज 3। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक से देखो, दोबारा जांच करो। तो ये डिनाइल फेज है। क्या है, डिनाइल फेज। फिर आता है गुच्चा, एंगर है। तो गुच्चे में मामला देखो, भाई नहीं, अरे मैं ही क्यों भाई, मैं ही क्यों, मुझे का है लिवर कैंसर हुआ, आज तक दारू नहीं पी, बीड़ी नहीं पी, सिगरेट नहीं पी, कुछ नहीं किया, बाहर का खाना नहीं खाया और लिवर कैंसर मुझे ही, देखो उसको है? रोज ढोला मारू पी रहा, फिर भी कुछ ना हो रहा, अरे मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों, ये वाला गुस्सा वाला सिचुएशन एंगर स्टेज में आता है। एंड इट्स नॉट फेयर, भगवान को कहेगा अरे मैं ही क्यों यार, ये सही नहीं है, ये गलत ना इंसाफी हो रही है हमारे साथ कि हमने दारू नहीं पी फिर भी मुझे ही क्यों, ये वाली फेज एंगर फेज कहलाएगी। क्या हुआ, तुम तो पीते हो, तुमको गुस्सा आएगा नहीं, ये फेज तुम्हारे में नहीं होगी, तुम तो सीधा एक्सेप्ट कर लोगे, चलो ये भी ठीक है, डोला मारू पीते थे तो हो गया, तुमको कुछ नहीं होगा, मस्त रहो, ऐसे बोला मैंने। तो कुबलर रॉस के अनुसार इंसान का ग्रीफ का रिएक्शन और रिस्पांस, जिसमें सबसे पहले डिनाइल आएगा, नहीं नहीं नहीं, नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी, नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी वाला कंडीशन डिनाइल है। वहीं दूसरा गुस्सा करने वाली सिचुएशन है कि मैं ही क्यों, ये ना इंसाफी है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, ये वाली चीजें ध्यान रखना है। हो गया, तीसरा फेज क्या है, तीसरा बार्गेनिंग। बार्गेनिंग करना, भैया थोड़ा कम लगा लो ना, है? ये बार्गेनिंग जो दुकान पे तुम मोल भाव करते हो वो बार्गेनिंग है, भैया 20 रुपए कम कर लो ना, इससे क्या नहीं होता इसके, तो ये बार्गेनिंग है। तो ये बार्गेनिंग, इफ गॉड विल हेल्प मी थ्रू दिस, आई प्रॉमिस आई विल गो टू द टेंपल एवरी डे, कुछ भी कि भगवान बस थोड़ा और समय दे दो, बस इस बार निकाल दो इस सिचुएशन से, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, रोज पूजा करूंगा, रोज भगवान जी मंदिर आऊंगा, मस्जिद आऊंगा, चर्च जाऊंगा और गलत काम कुछ नहीं करूंगा, कभी झूठ नहीं बोलूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस इस बार निकाल दो इस हालात से। तो ये बार्गेनिंग है, ये क्या कहलाता है, बार्गेनिंग, कि प्लीज 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 गॉड इस बार बस निकालो, इस हालात से निकालो, फिर कभी नहीं, फिर ऐसा कभी नहीं करूंगा। चौथी फेज डिप्रेशन वाली है, और डिप्रेशन वाली फेज में इंसान धीरे धीरे एक्सेप्टेंस फेज में आ चुका होता है, उसको लगने लगता है कि मैंने जब किसी का बुरा किया नहीं, कुछ हुआ नहीं, फिर भी मेरे साथ ही बुरा हुआ है, ये सोच के वो उदास होता है, मन उदास, और जब मन उदास होता है तो इंसान आइसोलेटेड, विड्रॉवल कैसा रहेगा, आइसोलेटेड, फुल इंपैक्ट ऑफ लॉस इज एक्सपीरियंस्ड। डिप्रेशन में क्या इसका मतलब है, जो भी लॉस हुआ है या जो भी टेंशन वाली सिचुएशन है वो कंप्लीटली हावी है उस पर, और यहाँ इंसान कैसा रहेगा, विड्रॉवल, आइसोलेटेड, विड्रॉवल इनटू सेल्फ। विड्रॉवल इनटू सेल्फ का मतलब है दूसरों से, सराउंडिंग से विड्रॉल रहेगा और आइसोलेटेड हो जाएगा, आइसोलेटेड एंड सैड, ये सिम्टम्स देखने को मिलेगा। इसके बाद जो लास्ट फेज आएगी वो एक्सेप्टेंस है, फाइनली जो भी हालात है, सिचुएशन थी, उसको स्वीकार करेगा और रिश्तेदारों को सबको फोन करेंगे, बुलाएंगे, फाइनली गुड बाय, टाटा बाय बाय करने के लिए बात करेंगे, सबको फोन लगाया जाएगा या बुलाया जाएगा, उसको बुलाओ, उसको बुलाओ, वो बुआ को बुलाओ, मासी को बुलाओ। तो ये वाली हालात क्या कहलाती है, एक्सेप्टेंस कहलाती है। तो कुबलर रॉस की जो फेजेस है, डाबडा 5 फेज है। डिनाइल नहीं वाली है, दूसरा गुस्सा है जिसमें वाई मी, तीसरा बार्गेनिंग है कि भगवान से बार्गेनिंग कर रहा है, मोल भाव कर रहे हैं, इस टाइम बचा लो, निकाल दो, वक्त दे दो, वो बार्गेनिंग है। फिर डिप्रेशन वाले में आइसोलेटेड, सैड और विड्रॉल हो सकता है, और नेक्स्ट आएगा एक्सेप्टेंस। हो गया लिखे, हो गया क्या, यस बोल नहीं रहे तुम। लास्ट फेज एक्सेप्टेंस फेज है। एक्सेप्टेंस फेज में फाइनली एक्सेप्ट द डेथ एज ए रियलिटी, मृत्यु ही सत्य है, फाइनली स्वीकार करेगा, और स्वीकार करेगा तो फाइनली गुड बाय करने के लिए सब अपने नियर एंड डियर वन को कॉल करेगा, बुलाएगा, मिलना चाहने की इच्छा जताएगा कि मिलना है लास्ट बार। तो ये इच्छा है आखिरी कि अब सब रिश्तेदारों से मिलके फाइनली एक बार मिलना जुलना हो जाए। उसके बाद एक्सेप्टेंस है कि बस चले ही जाना है। तो ठीक है भाई, 5 स्टेज हो गई है। गुड बाय वाली अभी दूर है, वैसे पता नहीं चलता गुड बाय वाली कभी हो सकती, इंसान बहुत नाजुक बना दिया ऊपर वाले ने, गुड बाय कभी भी करवा सकते हैं। वो वाला गुड बाय नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लड़के गुड बाय, वो वाला नहीं, ये फाइनल गुड बाय दुनिया से, ये दुनिया से अलविदा है। हाँ, वो वाला गुड बाय नहीं है, इधर गुड बाय किया और दूसरी तरफ हाय, उधर हाय नहीं चलेगा यार, यहाँ हाय करने का ऑप्शन नहीं है, खत्म।
हाँ हो गए। तो 5 फेजेस टू ब्लड लॉस का ग्रिप का रिस्पॉन्स और रिएक्शन याद रह जाएगा। चलो ठीक है था। चलो अब अपन देखेंगे मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में। थोड़ा थोड़ा तुमको पता है मेंटल हेल्थ एक्ट के बारे में। जैसे कब आया था मेंटल हेल्थ एक्ट? 1987 में। पुराना वाला 1987 का एक्ट है जिसको मेंटल हेल्थ एक्ट कहा जाता है। और अभी उसका जो मॉडिफाइड वर्जन आ गया 2017 में जिसका नाम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है। उस एक्ट में पेशेंट के राइट्स का खास ख्याल रखा गया है और जिसमें कुछ 3-4 चीजें करी गई है, प्रोहिबिट की गई है, इनहिबिट की गई है। जैसे विदाउट एनेस्थीसिया मसल रिलैक्सेंट ईसीटी नहीं देंगे, माइनर को ईसीटी नहीं देंगे, रिस्ट्रेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे और सुसाइड को करना कोई अपराध नहीं है। सुसाइड अटेम्प्ट किया इसका मतलब वो इंसान परेशान है, उसके खिलाफ कानूनी एक्शन नहीं होना है। यानी कि डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड अटेम्प्ट है। सुसाइड वाले इंसान की काउंसलिंग करनी है, ना कि उसे इंट्रोगेट करना है। काउंसलिंग की जरूरत है। तो देखते हैं कौन से चैप्टर में एडमिशन एंड डिस्चार्ज का डिस्कशन है। फिर एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर भी पढ़ना है क्या? वो थ्योरेटिकल है, पढ़ना है। चलो पढ़ेंगे। देखो मेंटल हेल्थ एक्ट 22 मई 1987। और इस एक्ट का जो मेन मकसद था मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करना है। जो भी एक्ट आता है कोई ना कोई पर्पज होता है, गोल होता है। तो मेंटल हेल्थ एक्ट का गोल यही था कि पब्लिक का मेंटल हेल्थ इंप्रूव कराना है। और इस एक्ट में जो 87 वाला एक्ट है इसके अंदर 10 चैप्टर्स और 98 सब सेक्शंस थे, जिसको सेक्शंस बोल सकते हो, सब सेक्शंस बोल सकते हो। 10 चैप्टर्स और 98 सेक्शंस थे, ये भी याद रखना है। इसके अलावा द मेंटल हेल्थ एक्ट 2017 अमेंडमेंट डन रिगार्डिंग राइट्स ऑफ मेंटली इल पर्सन। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट का मतलब है कुछ करेक्शन किए गए हैं और न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन डाले गए हैं। और वो किस लिए डाले गए? मेनली राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, मेंटली इल पर्सन के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं, कुछ बदलाव किए गए हैं। तो पुराने एक्ट 87 वाले में 2017 में चेंजेस किए गए थे और उन चेंजेस का मेन पर्पज यही है कि मेंटली इल पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना है, उसके अधिकारों की रक्षा करना है। देखें जरा क्या क्या अधिकारों की रक्षा हुई। बाहर रात हो चुकी है। रात तो आजकल 5:30 हो जाती है। सर्दी आ गई? नहीं आई, अभी तक नहीं आई। हाँ कूलर बंद हुए हैं, अभी पंखे बंद होंगे, तुम स्वेटर पहन के आओगे तब ठंड का एहसास होगा। पर दिन में इतनी ठंड होती नहीं है, स्वेटर की जरूरत नहीं है। तो स्वेटर की जरूरत कहाँ होगी तुम्हें? वो अंदर आग रखनी है ना तुमको, है? तो इस बार जो भी स्वेटर पहना हुआ आएगा समझ लूंगा आग नहीं रही। हो गया लिखे? अरे पुराना वाला एक्ट 87 वाला एक्ट था, उसको 2017 में अमेंड किया, यानी कि कुछ बदलाव किए गए। बदलाव इसलिए करना पड़ता है कि समय समय पे जरूरत के अनुसार बदलाव करने हैं। तो 2017 वाले का जो मेन मकसद था वो है पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना है, पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। उसमें पुराने वाला जो 87 वाला एक्ट था उसमें चैप्टर कितने टोटल, कितने चैप्टर है? 10 चैप्टर है और 98 सेक्शन है। 10 चैप्टर और 98 सेक्शन से। चैप्टर पहले में क्या था, दूसरे में क्या था, तीसरे में, चौथे में क्या है? पहले में डेफिनेशन है। डेफिनेशन का मतलब होता है डेफिनेशन, जैसे मेंटल हेल्थ क्या है, मेंटली इल पर्सन कौन है, साइकियाट्रिस्ट कौन होगा, लॉज क्या है, एक्ट क्या है, इन सब चीजों के मीनिंग है, उसी को हम डेफिनेशंस बोलते हैं। चैप्टर जो सेकंड है वो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मेंटल हॉस्पिटल एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल के गाइडलाइंस थे, कि स्टेट में और सेंट्रल में मेंटल हॉस्पिटल एस्टैब्लिश करने की गाइडलाइंस है। तीसरे में भी गाइडलाइन है, प्रोविजन एंड गाइडलाइन को डील करने वाले चैप्टर सेकंड और थर्ड थे। जो फोर्थ चैप्टर है वो एडमिशन के साथ डील करता है और जो फिफ्थ चैप्टर है वो डिस्चार्ज के साथ डील करता है। तो आपको यहाँ कुल मिला के याद रखने वाली बात यह है कि 87 वाले एक्ट में कौन से चैप्टर में एडमिशन एंड डिस्चार्ज का डिस्क्रिप्शन है। तो याद रखना है चैप्टर 4 एडमिशन था और फिफ्थ डिस्चार्ज का था। फिफ्थ क्या था? डिस्चार्ज ऑफ पेशेंट है। हो गए? तो चैप्टर फर्स्ट डेफिनेशन है, चैप्टर जो सेकंड है वो मेंटल हॉस्पिटल के एस्टैब्लिश रिलेटेड है, तीसरे वाले में गाइडलाइन है, चौथा वाला एडमिशन है और चैप्टर 5 है जो इंस्पेक्शन ऑफ पेशेंट एंड डिस्चार्ज ऑफ मेंटली इल पेशेंट। चले आगे। हो गया? ये बालिका लिख रही है कौन सा चैप्टर चल रहा है? चैप्टर 6 जुडिशियल इंक्वायरी वाला है, तो उसकी कंडीशंस क्या है। 7 वाला कि लायबिलिटी टू मीट एक्सपेंशन ऑफ हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का एक्सपेंशन किया जाने वाली टर्म्स एंड कंडीशन है कि हॉस्पिटल का विस्तार करने की गाइडलाइंस है। चैप्टर 8 ह्यूमन राइट्स है और जो चैप्टर 9 है वो पेनल्टीज है और जो चैप्टर 10 है वो मिसलेनियस कंडीशंस और एक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। तो ये पुराने वाला मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 87 में पास हुआ, इतना याद रखना है। 10 चैप्टर है, ऐसा याद रखना है। एडमिशन चैप्टर 4 में और डिस्चार्ज चैप्टर 5 में, ऐसा याद रखना है। इसके 98 सेक्शन है, टोटल चैप्टर 10, इतना याद रख लोगे? वाह,
फिर आता है 87 वाले एक्ट को अमेंड करके 2017 में नाम परिवर्तन किया गया, नेम चेंज हुआ इस एक्ट का, और उस एक्ट का नेम चेंज करने के बाद नाम रखा है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 इज द मेन फोकस टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट, और सर्टेन प्रोहिबिटेड प्रोसीजर्स है लाइक restriction on applying of restraint or tying of patient, do not give ECT to minor, do not give ECT without anesthesia or sedation or muscle relaxant। इसके अलावा स्टरलाइजेशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल पेशेंट, स्टरलाइजेशन बैन करना है, एंड डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड। ये तो मेन थे। अब इसके भी चैप्टर्स और सेक्शंस है। हो गया, क्या हुआ? अब आ गया 2017 वाला, जिसका नाम है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 कब पास हुआ? 7 अप्रैल को हुआ 2017। लागू कब हुआ? 7 जुलाई 2018 को। खासियत क्या है? कब हुआ इन इंडिया? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाज पास्ड ऑन 7 अप्रैल 2017, 7 अप्रैल 2017, और लागू कब हुआ? केम इनटू फोर्स और इफेक्टिव फ्रॉम तो 7 जुलाई 2018, 7 जुलाई 2018। इस एक्ट में मेन खासियत यही है, सुसाइड को डीक्रिमिनलाइज किया, डीक्रिमिनलाइज अटेम्प्टेड सुसाइड, सबसे बड़ा फोकस एक जरा, क्योंकि पुराने एक्ट में सुसाइड अटेम्प्टिंग इज क्रिमिनल एक्ट था, जिसमें पुलिस वाले कोई सुसाइड अटेम्प्ट करता था, पुलिस आती थी, पूछताछ करती थी, उसको थाने ले जाती थी, और टॉर्चर होता है। तो इस लॉ के अनुसार कोई इंसान जिंदगी में परेशान है, हैरान है, तभी सुसाइड करने की कोशिश की है, तो उससे आप इंक्वायरी करके और टॉर्चर नहीं करना है, उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट, काउंसलिंग, ट्रीटमेंट की जरूरत है, ना कि इंक्वायरी की जरूरत है। तो ये सबसे बड़ी बात है। अब सुसाइड क्रिमिनल एक्ट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट नहीं करना है। सुसाइड करना कोई हल नहीं है, बकवास चीज है। जिंदा रहेंगे तो सब कुछ सॉल्व हो सकता है, मर गए तो तुम गए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 दिन घड़ियाली आंसू बहाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो ध्यान रखना है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया नहीं रुकी किसी के लिए आज तक, क्योंकि इतने सारे लोग आए गए। हुआ कुछ? फिर कुछ हुआ? अभी रतन टाटा जी कुछ समय पहले एक्सपायर हो गए ओल्ड एज के कारण, 93 94 ईयर में। इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे पैसे, सब कुछ, कुछ फर्क पड़ा कंपनी को? टाटा जी ने कुंवारे रह के मेहनत करी, शादी नहीं करी, कुछ नहीं किया, सिर्फ सिर्फ डोनेट किया लोगों में पैसे, खूब पैसे कमाए, खूब नाम कमाया, और सब कुछ छोड़ के चले गए। कंपनी को क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। नए लोग डायरेक्टर बन गए और कंपनी वैसे ही चल रही है। तो किसी के जाने आने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कुछ दिनों का रिस्पॉन्स और रिएक्शन रहता है, उसके बाद वापस वही नॉर्मल रूटीन चलता है। हो गया भाई? अब देखो मामला, और दिस एक्ट नहीं हुआ, इतना क्या हो रहा है उसमें? इतना हो रहा भैया, 7 अप्रैल 2017 में पास हुआ, और उसके बाद 7 जुलाई 2018 को लागू हो गया, सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया। पहले सुसाइड आईपीसी की धारा 309 के अनुसार सुसाइड अटेम्प्ट करना कानूनी अपराध था, अब वो अपराध नहीं है। अब क्या हुआ? धाराएं समझ रहे हो क्या? अब फिर से आवाज आ रही है अंदर से, कौन है भाई? अब और देखो कि ये एक्ट क्या है, कंप्लीटली सुपरसेडेड द प्रोविजनल एग्जिस्टिंग मेंटल हेल्थ एक्ट। कंप्लीटली 87 वाले एक्ट की जगह किसने ली है? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाले ने कंप्लीटली उसकी जगह ले ली गई है। वहीं पार्लियामेंट 68 ईयर, छोड़ो कोई बात नहीं, इसकी नहीं याद रहेगा, नहीं तुमको छोड़ दो। मेनली इसमें 16 चैप्टर है, और सब सेक्शन और क्लॉज कितने हैं ये याद रखने हैं। 87 वाले में कितने थे? कितने थे? अबे वहां 10 चैप्टर और 98 सेक्शन थे, इसमें 16 चैप्टर और 126 क्लॉज और सब सेक्शन है, ये याद रखना है। पहले सबसे पहले कौन सा एक्ट होता था? बोले ना, अरे सबसे पहले कौन सा एक्ट होता था मेंटल इल के लिए? जोर से बोलो। हाँ, ल्यूनेटिक एक्ट, क्योंकि मेंटली इल पर्सन को पहले बोला जाता था ल्यूनेटिक। क्या बोलते थे? ल्यूनेटिक। तो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था, इंडियन ल्यूनेसी एक्ट 1912, 1912 का ल्यूनेसी एक्ट था। फिर ल्यूनेसी एक्ट किस में कन्वर्ट हुआ? 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट में कन्वर्ट हुआ। अब जो मेंटल हेल्थ एक्ट है वो 2017 यानी कि 2017 में किस में कन्वर्ट हो गया? मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ? 16 चैप्टर और क्लॉज और सेक्शन कितने? 126। पुराने वाले में 10 चैप्टर, 98 सेक्शंस।
बचे हुए पटाखे फोड़ रहे लोग। हम्म, बहुत फोड़े इस बार, ज्यादा, पूरी रात फिर। हम्म, हो गया, अरे हो गया, हुआ नहीं लग रहा। कैसे कैसे बदला वो बताया तुमको, पहले ल्यूनेसी एक्ट था, फिर मेंटल हेल्थ एक्ट 87 वाला, और फिर कौन आ गया, इंडियन मेंटल हेल्थ केयर एक्ट आ गया। तो कैसे कैसे चला, तो पहले इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था जिसमें कस्टोडियल केयर दी जाती थी, जो पेशेंट मेंटली डिस्टर्ब था उसको कस्टडी में रख के केयर दी जाती थी। फिर दूसरा एक्ट आ गया 87 वाला, यहाँ ट्रीटमेंट ऑपरेशन होता था अच्छे से, मेंटल हॉस्पिटल में होने लगा। अब 2017 वाला है जिसका मेन फोकस क्या हो गया है, ह्यूमन राइट्स, मेंटली इल पर्सन के अधिकारों की रक्षा करनी है। यूं नहीं है कि वो मेंटली डिस्टर्ब है तो उसको जानवरों जैसे बांध के ट्रीट किया जा रहा है, चैनों से बांध के पटका हुआ है, कपड़े नहीं दे रहे, नंगा पुंगा घूम रहा है हॉस्पिटल में, तो उसको भी एज ए ह्यूमन बीइंग ट्रीट करना है। अब तुमको लिखने हैं 16 चैप्टर, जैसे पहले वाले 87 के 10 थे, वैसे ही इस वाले के 16 है। मैं तो मना कर रहा था पर तुमने कहा पढ़ोगे तो कोई ना, कुछ ना कहीं काम ही आएगा। थोड़ा फटाफट लिखो तभी कल पूरा हो पाएगा भाई। अभी थेरापेटिक कम्युनिकेशन भी बाकी है, एडमिशन डिस्चार्ज प्रोसीजर भी बाकी है। थेरापेटिक कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसको हम थेरापेटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बोल सकते हैं, उसमें मेनली आपको थेरापेटिक टेक्निक्स कौन सी है और नॉन थेरापेटिक टेक्निक कौन सी है उसका याद करना है। उसका एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक बहुत क्रॉनिकली सीवियरली डिप्रेस्ड पेशेंट है, वो बात नहीं करना चाह रहा है, आपका काम क्या होगा, है आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स क्या होगा थेरापेटिक कम्युनिकेशन में, इसकी फेजेस क्या क्या है कम्युनिकेशन की, ऐसे क्वेश्चंस। तुम्हें कुछ नहीं करना है कम्युनिकेशन में, साइकेट्रिक में बताया ना तुमको, तुमको कुछ नहीं करना, जहां भी नर्स का थेरेपेटिक रेस्पॉन्स पूछा है तुमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, या सुनना है या देखना है, ना बीच में बोलना है, ना टोकना है, ना बांधना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ सुनना है, सुनना है, देखना है, यही करना है। पर तुम क्या उस टाइम पे सब बन जाते हो, थेरापिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर, साइकेट्रिस्ट, तुम सीधा ऑप्शन लो, पकड़ के इंजेक्शन लगाएंगे, लोराज़ेपाम देंगे, ये देंगे, वो ईसीटी देंगे, कुछ नहीं देना भाई, तुमको देखना है सिर्फ, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व, और पेशेंट बोल रहा है तो शांति से सुनना है, यही काम करना है सिर्फ। हो गया तीनों लिखे। तो पुराना ल्यूनेसी एक्ट था, फिर मेंटल हेल्थ एक्ट आया 87 वाला, और फिर आ गया मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 वाला। पुराने वाले में कस्टोडियन केयर होता था, फिर मेंटल हॉस्पिटल में केयर होने लगा, और 17 वाले का फोकस है ह्यूमन राइट्स ऑफ मेंटली इल पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना। हो गया। अब तीन एरो करके यूं 3 लाइनें लिख लेते हैं यार, क्या ये हो गया। तो क्या लिख रहे हो सबसे, अब लो चैप्टर, चैप्टर लो भाई चैप्टर। मुंह बनाने से क्या होगा, मैंने थोड़ी डाले चैप्टर, है तो है। तो सर पकड़ लिया उसने तो, भाई सर नहीं पकड़ना, ऐसे ही मेंटली इल पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट कैसे कर पाएगी, है ये चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। चैप्टर याद रखो ना रखो, वो सारी चीजें जरूर याद रखना है, जो 5 चीजें मेन काम है। पहला, ह्यूमन राइट्स और मेंटली इल पेशेंट के प्रोटेक्ट किया। दूसरा, सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज किया। तीसरा, माइनर को ईसीटी नहीं देगा। चौथा, सेडेशन और मसल्स रिलैक्सेंट के बिना ईसीटी नहीं देंगे, स्टरलाइजेशन नहीं करेंगे, और रीस्ट्रेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वाले काम थे जो मेन, और कब हुआ और नाम क्या है एक्ट का, इतना जरूर याद रखें। तो चैप्टर पहला प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस है, इसमें भी। चैप्टर सेकंड में मेंटल इलनेस एंड कैपेसिटी टू मेक मेंटल हेल्थ केयर एंड ट्रीटमेंट डिसीजंस। चैप्टर 3 एडवांस डायरेक्टरी है, जिसमें लिविंग विल्स बनती है मेंटली इल पेशेंट की, वो वाली है। चौथा, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव है, कि बहुत सारे इंसान जो मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, उनकी आवाज और उनके हक की लड़ाई के लिए या डिसीजन मेकिंग आदमी कौन है, वो नॉमिनेट करने वाला प्रोसीजर है। चैप्टर 5 राइट ऑफ मेंटली इल पेशेंट है। चैप्टर 6 है जो ड्यूटीज ऑफ एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की ड्यूटीज क्या क्या है उसका डिस्क्रिप्शन है। चैप्टर 7 सेंट्रल मेंटल हेल्थ अथॉरिटीज में कौन कौन लोग होंगे, उनके फंक्शंस क्या होंगे, गाइडलाइन है। चैप्टर 8 में स्टेट वाले की गाइडलाइन है। जो चैप्टर 12 होगा वो एडमिशन एंड डिस्चार्ज और ट्रीटमेंट से रिलेटेड होगा। पुराने वाले में कौन सा चैप्टर एडमिशन का था, चैप्टर 4, और डिस्चार्ज का था चैप्टर 5। इसमें चैप्टर 12 में एडमिशन डिस्चार्ज एंड ट्रीटमेंट का डिस्क्रिप्शन आएगा आगे, चैप्टर 12। पुराने वाले में 10 चैप्टर्स थे और 98 सेक्शंस थे, नए वाले में 16 चैप्टर्स है और 126 लॉज और सेक्शंस है। 7 अप्रैल 2017 में पास हुआ और 7 जुलाई 2018 से लागू हुआ, जिसका नाम मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 है। मेन पर्पज और मेन गोल जो है, मेंटली इल पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना है, मेंटली इल पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। छोड़ दिए क्या, लिख लिए, वेरी गुड।
हो गया? अभी तो 6 चैप्टर हुए हैं, 2 बाकी है। कितने हो गए? 8 हो गए। हम्म हम्म, हो गए अब चले आगे। नहीं हुए? जल्दी लिखो थोड़ा। कहाँ हुए? नहीं हुए। संघर्ष जारी है। बस 16 चैप्टर के नाम लिखोगे क्या 7:30 तक? तुम्हारे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। हम्म, हो गया? हम्म, तो क्या करूं बेटा, 16 तो नाम लिखोगे कि नहीं? इसमें मेरा कोई रोल नहीं है भाई। इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 12, एडमिशन डिस्चार्ज एंड ट्रीटमेंट। क्या भैया? अरे इतने गंभीर सिंह का बने हुए भाई? हम्म? गंभीर सिंह, गंभीर को इंग्लिश में बोलते हैं सीरियस, और सिंह को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लोयन। सिंह मतलब शेर, शेर को क्या बोलते हैं? लोयन। तो इंग्लिश में गंभीर सिंह को क्या कहेंगे? सीरियस लोयन। और देखो तो भी हंसी नहीं आई उसको, भयंकर गंभीर है भाई, लोयन से भी खतरनाक है, लकड़ बग्गा है। फ्लैट अफेक्ट, कौन सा अफेक्ट है ये? फ्लैट, नियर एब्सेंट और नो इमोशनल रेस्पॉन्स। अरे उदास ना हो, खुश होकर पढ़ाई कर, कि खुश होकर जितना ज्यादा पढ़ेगा उतनी ही पढ़ाई इफेक्टिव होगी। बोझ समझ के काम नहीं करना है, काम तो हर हाल में करना है, पढ़ना तो हर हाल में है ही, तो रोके क्या पढ़ना भाई? हंसी खुशी राजी खुशी मोटिवेशन के साथ पढ़ोगे तो फायदे में रहोगे। और अभी अगर ज्यादा मेहनत करोगे तो आगे बहुत मजा सा आएगा। लाख रुपए वाला मैसेज खटाखट, देख रहे हैं लोग, कई स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं आजकल पहली सैलरी के, अकाउंट में पैसों की बाढ़ आई हुई, एक साथ 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। हम्म? जो अभी 2,000 है ना, वो सीधे 2 लाख में बदल जाएंगे, अकाउंट में बहुत वजन आ जाएगा, वजन। तो अभी के दिन खराब है, बस मेहनत करते जाना है, कि शाखाएं रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। अगर ये दिन बुरे हैं तो अच्छे भी आएंगे, तो मेहनत करने रहना रे, अच्छे दिन आएंगे। लिखो लिखो जल्दी लिखो। कैसे तालियां मार आ रही तुम्हारी, शर्माती शर्माती आ रही है। कोई नहीं। तो आज अपन ने जो पढ़ा टॉपिक, मेनली जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, जिसको हेंस सेली ने डेवलप किया, मेनली 3 स्टेज है। और जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम का मतलब है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल रिस्पांस टू स्ट्रेस। जब भी टेंशन स्ट्रेस होगी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, और उस रिस्पांस को 3 फेजेस में डिस्क्राइब किया है हेंस सेली ने। पहला अलार्म है, अलार्म अलार्म अलार्म। अलार्म में जब भी खतरे की आहट होगी बॉडी में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, फ्लाइट और फाइट, फ्लाइट और फाइट। दूसरा रेजिस्टेंस फेज है, रेजिस्टेंस फेज में पैरासिम्पैथेटिक है, बॉडी को प्री स्ट्रेस वाली स्टेट में लाना है, वापस न्यूट्रलाइज करना है, नॉर्मलाइज करना है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। तीसरा एग्जॉशन फेज है, जिसमें बॉडी के सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। इसके बाद क्राइसिस, क्राइसिस में आपने देखा कि सिचुएशनल, मैचुरेशनल और सोशल। मैचुरेशनल एजिंग के साथ साथ है, अलग अलग लाइफ के साइकिल में अलग अलग स्टेजेस में है, जिसमें एडोलेसेंस, प्यूबर्टी, मैरिज, पेरेंटहुड और रिटायरमेंट। इसके बाद दूसरा आता है सिचुएशनल, यहाँ कोई सडन सिचुएशन अराइज हुई है और वो कुछ भी हो सकती है, क्रॉनिक डिजीजेस, डाइवोर्स है। इसके बाद जो सोशल है उसको एडवेंटिशियस बोलते हैं, और वो क्या होगा? भूकंप, बाढ़ है, भूकंप, बाढ़, वार, वायलेंस, ये वाले क्राइसिस है। तो कुबलर रॉस ने क्या दिया है? कुबलर रॉस ने इंसान का स्ट्रेस और ग्रीफ में रेस्पॉन्स कैसा रहेगा, तो वो डाबडा है, डिनाइल नहीं वाला है, फिर गुस्सा, व्हाई मी। उसके बाद बार्गेनिंग है, इस बार या कुछ वक्त और दे दो, ये बार्गेनिंग है। फिर आता है डिप्रेशन, जिसमें सैड फील होगा, विड्रॉल होगा, आइसोलेटेड रहेगा, और फाइनली एक्सेप्टेड, फाइनली एक्सेप्टेंस आएगा। इसके अलावा ग्रीफ, मॉर्निंग एंड बिरेवमेंट के मीनिंग याद रखने हैं। ग्रीफ इज नॉर्मल इमोशनल रेस्पॉन्स टू लॉस, while the bereavement is the time period of loss, time period of loss, and mourning is the way individual express his emotion, the way individual is express his or emotion during this bereavement period। ये क्या कहलाएंगे? तीनों। इसके बाद मेंटल हेल्थ एक्ट 87 में आया, उसका अमेंडमेंट हुआ 2017 में, जिसका नाम रखा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट। और इसमें मेनली चैप्टर 16 है, 126 सब सेक्शंस है। पुराने वाले में चैप्टर 10 थे और सेक्शंस 98 थे। नए वाले का मकसद है पेशेंट के राइट को प्रोटेक्ट करना, पेशेंट के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। चलो पढ़ते रहो।